नमस्कार मित्रों, टीचर प्लस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे उच्चारण स्थान की। यह इसलिए महत्वपूर्ण है मित्रों क्योंकि आगामी जो परीक्षाएं हैं आपकी, जैसे कि टीजीटी परीक्षा होने वाली है, प्रवक्ता भी होने वाला है, इत्यादि परीक्षाओं में उच्चारण स्थान में से एक या दो प्रश्न जरूर आते हैं। आपकी जो टेट है, सीटेट है, इत्यादि परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। तो यह एक सार्वकालिक विषय है सभी परीक्षाओं के लिए, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। आइए चर्चा करते हैं। देखिए, वर्णानाम उच्चारण स्थानम, वर्णों के उच्चारण स्थान की और उनकी सवर्ण संज्ञा की। ठीक है, एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है व्याकरण का, क्यों हमें व्याकरण पढ़ना चाहिए। इस संदर्भ में यद्यपि बहुनाधीशे तथापि पठपुत्र व्याकरणम स्वजनः स्वजनो माभूत शकलः सकलः सकृत। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आप कुछ नहीं पढ़ सकते हैं अपने जीवन में, कोई पिता है अपने पुत्र को समझाता है कि हे पुत्र, यदि आप कुछ नहीं पढ़ सकते हैं तो आप क्या पढ़ें, व्याकरण को पढ़ें। इससे फायदा क्या होगा कि आप स्वजनः, जो अपने लोग हैं, स्वजनों माभूत, उनको आप स्वजन न समझ लें अर्थात स्वान न समझें, इसलिए आपको व्याकरण पढ़ना चाहिए। दूसरा बताता है सकलः सकलः, सकल का अर्थ है संपूर्ण, इस सकल का दंत सकार से युक्त, और तालब सकार से युक्त जो सकल है इसका अर्थ है टुकड़ा, यानी कि संपूर्ण आप अपने हिस्से को आप टुकड़ा ना समझें। इसी प्रकार से सकृत सकृत, ठीक है, सकृत शब्द का अर्थ है और सकृत का अर्थ है विष्टा। इस प्रकार के जो मूलभूत अंतर हैं, यानी एक बार और विष्टा में आप अंतर समझ सकें, खंड और संपूर्ण में आप अंतर, टुकड़े और संपूर्ण में आप अंतर समझ सकें, श्वान यानी कुत्ते जन्मे और श्वान जन्मे और अपने लोगों में आप अंतर समझ सकें, इसलिए आपको व्याकरण पढ़ना चाहिए। आज का हमारा जो मूल विषय है मित्रों, वह यह है सवर्ण संज्ञा। क्या मूल विषय है? सवर्ण संज्ञा। किन किन वर्णों की परस्पर आपस में सवर्ण संज्ञा होती है, उसके लिए पाणिनि व्याकरण में क्या विधान किया गया है, किस प्रकार से किया गया है, और इससे टीजीटी में, पीजीटी में, असिस्टेंट प्रोफेसर में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मेरी अंतिम स्लाइड में प्रश्नों का संग्रह है कि यहाँ किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, सवर्ण संज्ञा के लिए आचार्य पाणिनि के पाणिनि व्याकरण में यह इस सूत्र का विधान किया गया है। पहले अध्याय के पहले पाद का यह 9वां सूत्र है मित्रों। इसमें बताया गया है कि तुल्य आस्य और तुल्य प्रयत्न जिन वर्णों का होता है उनकी सवर्ण संज्ञा होती है, परस्पर जिन वर्णों का समान होता है उनकी सवर्ण संज्ञा होती है। आस्य शब्द का आस्य प्रयत्न, आस्य क्या है? आस्य का अर्थ है प्रयत्न। यहाँ पर सप्तमी तत्पुरुष समास हम करेंगे तो आस्य प्रयत्न बन जाएगा। तुल्यौ आस्य प्रयत्नौ यस्य, तुल्य है आस्य प्रयत्न यस्य, जिस वर्ण का तत् एन, जिस वर्ण के साथ तत् तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। ठीक है, तत् तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, जिस वर्ण का, जिस वर्ण के साथ, ठीक है, तुल्य है प्रयत्न और आस यानी कि तालवाद स्थान और अभ्यंतर प्रयत्न, जिन वर्णों, जिस वर्ण का जिस वर्ण के साथ समान है, परस्पर है, उन वर्णों की परस्पर सवर्ण संज्ञा होती है। आस्य मुखे भवम आस्यम, मुख में होने वाले को आस्य कहते हैं। वो क्या है? कहा तालवाद स्थानम, मुख में होने वाला जो है, मुख में क्या होंगे? तालु आदि स्थान है, ताल, मूर्धा, ठीक है, कंठ, दंत इत्यादि जो स्थान हैं ये आस्य हो गए। शरीर अवयवाद्यात, शरीर अवयवाद्यात भवार्थयत प्रत्यय, यह जो आस्य शब्द है इसमें भाव अर्थ में अर्थात होने वाले अर्थ में यत प्रत्यय का यहाँ विधान किया गया है। यत प्रत्यय हम करेंगे तो आपका आस्य शब्द बन जाएगा। तुल्या संमितम तुल्यम, ठीक है, आस्य भवम आस्यम, ये क्या है? आस्य भवम, मुख में होने वाला। आस्य का अर्थ अपने पढ़ा था ना, मुखे, मुख में होने वाला क्या है? यह महाभाष्य की लाइन है, तुल्या समितम तुल्यम। ठीक है, तुल्या का अर्थ क्या है? समान, सदृश, ठीक है, उसे हम तुल्य कहेंगे। आस्य भवम आस्यम, मुख में होने वाले को हम आस्य कहेंगे। अब आस्य की सीमा क्या है? कहाँ से लेके कहाँ तक आस्य माना जाता है मुख में? तो कहा महाभाष्यकार लिखते हैं ओष्ठात प्रभृति प्राक, प्राक काल काकल कात, ओष्ठात प्रभृति, ओष्ठ से लेकर के, कहाँ से लेकर के? ओष्ठ से लेकर के काकल तक, काकल तक जो स्थान है, ओष्ठ यानी ओष्ठ से लेकर के काकल कहाँ है? ये जो मेरी हमारी एक ग्रीवा होती है, यहाँ जो उन्नत प्रदेश है, थोड़ा ऊंचा उठा हुआ स्थान है, इसे हम काकल कहते हैं। अर्थात इनके बीच में
होने वाले जो संपूर्ण स्थान हैं उनको हम तालवाद स्थान के नाम से जानते हैं। अश्यन्ति अनेन वर्णान इति आस्यम, यह महाभाष्य में कहा गया है कि जिन वर्णों का ओष्ठ से लेकर के प्राक काकल, काकल के पहले तक के जो सीमा है उसके बीच में उच्चारित होने वाले स्थानों को तालवाद स्थान के नाम से जाना जाता है। यह तालवाद स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न जिन वर्णों का परस्पर समान होता है उनकी परस्पर समान संज्ञा होती है। प्रकृष्टो यत्नः प्रयत्नः, यहाँ जो प्रयत्न है उसकी व्याख्या देखिए। प्रकृष्ट जो यत्न है यानी कि उच्चरित करने का जो प्रयास है उसे प्रयत्न के नाम से जाना जाता है। इसमें समास कैसे करेंगे तो आस्यं च प्रयत्नश्च इति आस्य प्रयत्नौ, दो वचन करेंगे। तुल्यौ आस्य प्रयत्नौ, समान है जिनका आस्य और प्रयत्न। यस्य वर्णजालस्य, जिस वर्णजाल का वो क्या कहलाएगा तत्तुल्य आस्य प्रयत्नम, वह वो जो है तुल्यास्य प्रयत्न कहलाएगा। परस्परम, और जिनका तुल्य आस्य और प्रयत्न जिनका तुल्य है वो परस्पर क्या कहलाते हैं सवर्ण संज्ञम स्याति, उन वर्णों की सवर्ण संज्ञा होती है। इति भावः, ऐसा भाव ग्रहण करना चाहिए। इसके वृत्ति में लिखते हैं तालवाद स्थान आभ्यंतर प्रयत्नश्चेति एतद्द्वयम्। देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर। तालुआद स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न ये दोनों यस्य वर्णस्य, यहाँ से यस्य से क्या ग्रहण करेंगे, ये लघु कौमुदीकार की वृत्ति है। यस्य वर्णस्य एन वर्णेन सह, एन वर्णेन सह, अर्थात तालुवाद स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न ये दोनों जिस वर्ण के साथ तुल्यम समानम, तुल्य यानी समान होते हैं, तन मिथा, मिथा का अर्थ होता है परस्पर, परस्पर उन वर्णों की सवर्ण संज्ञा होती है। अब इसका अर्थ क्या हो गया कि तालुवाद स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न ये दोनों जिन वर्णों के जिस वर्ण के साथ समान होता है उसे हम उन वर्णों की परस्पर सवर्ण संज्ञा होती है। जैसे देखिए ये यहाँ आप देख सकते हैं आ ई उ, और ये आ जो है हमारा ये ह्रस्व भेद से दीर्घ भेद और प्लुत भेद से पहले प्रारंभ में 3 प्रकार का होता है। ठीक है, अब इसके अष्टादश भेद विवरणम, जो हमारा आ है उसके 18 भेद कैसे होते हैं यह उसका ग्राफ है, आप समझ सकते हैं। पहले ह्रस्व दीर्घ और प्लुत के भेद से हुआ, उस प्रकार से उदात्त अनुदात्त और स्वरित भेद से हुआ। फिर इसके 2 भेद हुए, अनुनासिक और अनुनासिक भेद से 2 प्रकार का हो गया। इस प्रकार से 6 प्रकार का हुआ, और ये 6 प्रकार के हुआ, और ये भी 6 प्रकार का हुआ। ह्रस्व 6 प्रकार का हो गया आपका। कैसे, पहले उदात्त अनुदात्त स्वरित हुआ, ये इसके 3 भेद हुए, और फिर प्रत्येक 3 के 2-2 भेद हो गए। इस प्रकार से आपका जो है ये 6 प्रकार का हुआ। कैसे, उदात्त अनुदात्त स्वरित, उसके बाद 3 हो गए अनुनासिक और अनुनासिक, ये 2, ये एक होगा अनुनासिक और एक होगा अनुनासिक। इस प्रकार से ह्रस्व उदात्त अनुनासिक, ह्रस्व अनुदात्त अनुनासिक। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको पढ़ सकते हैं, मैंने यहाँ दिया है, यहाँ समय व्यर्थ नहीं करना है। इसी प्रकार से दीर्घ हो जाएगा, इसी प्रकार से प्लुत हो जाएगा। कुल मिलाकर के ये कितने प्रकार का हो जाएगा 18 प्रकार का। हम समझेंगे कैसे, यह जो आ है इसका अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, इसका उच्चारण स्थान क्या है कंठ है, तालुवाद स्थान क्या है कंठ है। और जब स्वर का हम इसका अभ्यंतर प्रयत्न मिलाएंगे तो कंठ और तालुवाद स्थान और अभ्यंतर प्रयत्न, ठीक है ना, ये दोनों समान हैं। इसलिए इस आ की ये आ अकेले अपने 18 भेदों का बोध कराता है। अभी आगे देखेंगे, अब देखिए यहाँ उच्चारण स्थान है, यहाँ आपको स्पष्ट हो जाएगा कैसे बोध ये कराता है। देखिए अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, ठीक है, यह जो स्लाइड है महत्वपूर्ण है, ये आपके टीजीटी पीजीटी के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न पूछते हैं कि आ पूछा जाता है कि आ का उच्चारण स्थान क्या है, हा का उच्चारण स्थान का क्या है। इस प्रकार के विभिन्न प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, ठीक है, देखिए आ इति अष्टादश भेदा गृह्यन्ते, यहाँ जो आ है इसके 18 भेद ग्रहण किए जाते हैं। क्यों, क्योंकि इस आ के जो आ का तालुवाद स्थान है वो और आभ्यंतर प्रयत्न जो है वो दोनों क्या हैं समान हैं, इसलिए यह अपने 18 भेदों का बोध करा देता है। देखिए कु से क्या लेना है, कुइति का वर्ग, ठीक है, आ से 18 भेद ले लेंगे और का से का वर्ग का भेद लेंगे। देखिए यहाँ पर हम इसमें पूरा समास करते हैं, अश्च कुश्च और हश्च, ठीक है, विसर्जनीयश्चेत विसर्जनीयश्च। अब हम क्या बन जाएगा,
अकुह विसर्जनीयाः बनेगा तेषाम अकुह विसर्जनीयानाम, यह इसका समास होगा। अश्च कुश्च हश्च विसर्जनीयश्च इति, ठीक है। अकुह विसर्जनीयाः तेषाम अकुह विसर्जनीयानाम, इस प्रकार से यहाँ समास करेंगे। अर्थात आ अपने 18 भेदों सहित, का से का वर्ग, यह जो है और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान कंठ होता है, ठीक है। इसी प्रकार से इच यसा नाम तालु, ठीक है। ई जो है 18 भेद का बोधक होगा। उसके बाद चू से यहाँ चावर का ग्रहण करेंगे, इसमें समास करेंगे। इश्च चुश्च यश्च सश्चेति विग्रह, ठीक है। इश्च चुश्च यश्च सश्च इति इचु यशाह बनेगा। यहाँ क्या बनेगा? इचु यशाह, अर्थात ई और चा वर्ग, चा से जहाँ इया, यह जो है किस और तालब्य सा, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है मित्रों? तालु होता है। इचु यशाह तेषाम, तेषाम इचु यशानाम, इस प्रकार से हम यहाँ समास करेंगे। सामान्य अर्थ अगर हम समझें तो इसका अर्थ हुआ ई और चा वर्ग तालब्य सा का उच्चारण स्थान तालु होता है। इसी प्रकार से ऋटुरसाणाम मूर्धा, री का, ठीक है। टू से टा वर्ग, टा ठा डा ढा अड़ा का, ठीक है, उच्चारण स्थान क्या होता है? और मूर्धन सा का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। यहाँ मूर्धन सा भी ग्रहण कर लीजिए तो री का, ठीक है, टा वर्ग का और मूर्धन सा का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, इसलिए इस सा को मूर्धन सा के नाम से प्रसिद्ध होता है। यहाँ समास देखेंगे मित्रों, यह मैं आपको विशेष बात बता रहा हूँ, सामान्य पुस्तकों में इसका समास नहीं दिया रहता है, लेकिन चूंकि आप व्याकरण के अध्येता हैं, व्याकरण के छात्र हैं, आप टीचिंग की तैयारी करते हैं, तो यह आपको ज्ञान, इसका जो है आपको ज्ञान होना चाहिए। आचा टुश्च रश्च सश्चेत विग्रह, ठीक है। इस प्रकार से क्या बनेगा? इसका बनेगा आपका ऋटुरसाह, ऋटुरसाह बनेगा तेषाम, ऋटुरसाणाम इसका समास हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं, ऋतुलसानाम दंताः, अर्थात ऋ का, ठीक, और ता वर्ग का, लकार का और सकार का, यानी दंत सा का उच्चारण स्थान क्या होता है? इनका उच्चारण स्थान जो है आपका दंत होता है। इसी प्रकार देखिए आचा, ठीक है, तुश्च ता वर्ग, और यहाँ से आचा से क्या लेना है? री, क्या लेना है? किसका बोध होगा? री का। और चा से यहाँ इया का, लश्च ला का, सश्च दंत सा का उच्चारण स्थान दंत होता है। यहाँ पर समास करेंगे। आचा तुश्च लश्च सश्चेति तेषाम लितुलसाह, तेषाम लितुलसानाम बन जाएगा। उपपधमानीया नाम ओष्ठौ, अगला है ओष्ठ, जो है तालवादी स्थान में ओष्ठ उच्चारण स्थान किन वर्णों का होता है? तो कहा ऊ का, ठीक है, और पू से पा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है आपका? ओष्ठ होता है। उपधमानी का, ऊ का, देखिए यहाँ दिया हुआ है ऊ, उपधमानी इनका, और पू से पा वर्ग ग्रहण करना है। ऊ का पा फा बा भा मा का उपधमानी का उच्चारण स्थान कंठ होता है। ऊ यहाँ अपने 18 भेद का बोध कराएगा। पू यहाँ पा वर्ग का बोध कराएगा। पा फा बा भा इति पा फा भा मा का, और उपधमानी क्या कराएगा? यानी कि पा और फा, ये जो उपधमानी होते हैं, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ होता है, या ओष्ठ का बोध कराएगा। प्रागर्ध विसर्ग सदृश उपधमानीय, उपधमानीय हम क्या समझेंगे? प्राक अर्थ, पा और फा के पहले देखिए, ये पा है और ये फा है, लिखा हुआ है प्राक, इनके पहले अर्ध विसर्ग सदृश, आधे विसर्ग के समान यह जो चिन्ह होता है, इनसे युक्त जो पाफा होते हैं मित्रों, उनको उपधमानी कहते हैं। उस उपधमानी का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ होता है, इसे ध्यान में रखना है। ये मंगलना नाम नासिका चा, यहाँ पूछा गया इश्च मश्च अंगश्च अणश्च नश्चेति मंगलनाः तेषाम ये मंगलनानाम इति विग्रह, इस प्रकार से विग्रह करना चाहिए। अर्थात इया का, माँ का, अंगा का, अड़ा का और ना का उच्चारण स्थान नासिका होता है। मित्रों यहाँ एक बार एक प्रश्न आया था एक परीक्षा में कि चकारात, इस चा से हम क्या ग्रहण करेंगे? इसके लह कौमुदीकार ने लिखा है चकारेण स्व स्ववर्गीय स्थान समुच्चय, अर्थात चा से हमें क्या लेना है? चकार से स्ववर्गीय, ये अपने अपने वर्ग के भी उच्चारण स्थान के बोधक होते हैं। यहाँ समझ लीजिए जैसे ये इया है, ठीक है,
यह है आपका, तो यह किसका बोध कराएगा, उच्चारण स्थान इसका एक तो नासिका हो जाएगा और दूसरा क्या होगा, कंठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंठ। कंठ कैसे हो जाएगा, इस चा के कारण, इस चा से अकुह विसर्जनीय नाम कंठा कहते हैं, काखा घा अंगा कहते हैं। ये इया है तो इसलिए ये कंठ ना जा करके कहाँ चला जाएगा, चा वर्ग का है तो तालु में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, तालु में। कहने का तात्पर्य क्या है कि इस इया के साथ इसका जो इसके वर्ग का उच्चारण स्थान होगा वो भी यहाँ से बोध्य होगा, इसलिए यहाँ पर चकार का प्रयोजन है, ये आपको समझना चाहिए। आगे चलते हैं मित्रों। अब देखिए यहाँ पर भी विशेष बात है, एदैतोह कंठ तालु, एदैतोह कंठ तालु। देखिए ए का और अय का, एच यानी ए का, एच अय का, ठीक है, एच एच इति एदैतोह, ठीक है, एदैतौ बनेगा यहाँ, एदैतौ, ठीक। तपर कणम असंदेहार्थम। देखिए यहाँ मैं बताना चाहता हूँ आपको कि ए का और अय का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ और तालु होता है, ठीक है। अर्थात इस ए का और इस अय का उच्चारण स्थान कंठ और तालु होता है। यह सामान्य बात है। इसमें विशेष बात मैं आपको क्या बताऊंगा, यहाँ जो तपर करण है, यहाँ क्या है, ये तपर करण है। यह तपर करण किस लिए है, इसके लिए नहीं है कि सिर्फ ए और अय के लिए है। जो तपरस्त तारस हम पढ़ते हैं वो यहाँ ग्रहण नहीं करना है। तपर करणम असंदेहार्थम, असंदेह के लिए यहाँ करना है। प्लुत तयोरपि ग्रहणम, अगर हम यहाँ तपर करण मान लेंगे तो इनके प्लुत का ग्रहण नहीं होगा, क्योंकि कहा गया है चामा प्रहस्वाभावात, इन दोनों के ह्रस्व का तो अभाव मिलता है, लेकिन प्लुत का प्रयोग आप कर सकते हैं। अगर हम यहाँ तपर करण ग्रहण कर लेंगे तो प्लुत की अहम सवर्ण, इनके जो इनका प्लुत होगा उस उनकी इनकी परस्पर सवर्ण संज्ञा नहीं होगी। इसलिए यहाँ पर आपको ये सिद्धांत कौमुदीकार ने लिखा है तपर करण असंदेहार्थम। यहाँ तपर करण जो है असंदेह के लिए लिखा गया है। यहाँ तपर करण आप ग्रहण नहीं करना है। अगर ग्रहण कर लेंगे तो प्लुत का समावेश नहीं हो पाएगा। प्लुत की जो है, प्लुत का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ और तालु नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर तपर करण ग्रहण नहीं करना है, तपर तत्कालस का ग्रहण नहीं करना है। आइए अब ये कन्फर्म हो गया कि कंठ और तालु ए और अय का उच्चारण स्थान होता है। उसी प्रकार से ओदैतोह कंठोष्ठम, यानी जो ओ है हमारा और औ है, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ और ओष्ठ होता है। देखिए मित्रों, अभी यहाँ कंठ तालु था, ठीक है, ये दो है इसलिए इसे दो वचन में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दो वचन में। उदैतोह कंठोष्ठम, कंठ और ओष्ठ दो हैं इसलिए दो वचन में होना चाहिए, लेकिन यहाँ एक वचन समाहारे नपुंसक लिंग में एक वचन का प्रयोग किया गया है। क्यों, यह कैसे हुआ, ये मैं थोड़ा चर्चा करूँगा आपके 20 सेकंड में। ये इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर प्राणी का अंग है, यानी शरीर प्राणी का अंग होने के कारण यहाँ समाहार अर्थ में द्वंद्व समास हो गया है, इसलिए यहाँ एकवत हो गया है। एक सामान्य नपुंसकम से क्या हो गया है, एक वचन हो गया है, कंठोष्ठम प्रयोग किया गया है। उसी प्रकार से यहाँ दंतोष्ठम प्रयोग किया गया है। ये तीनों सूत्रों में जो एक वचनांत का प्रयोग किया गया है वो इसीलिए किया गया है क्योंकि ये प्राणी तुल्य सेनांगा नाम एक सूत्र है, उससे यहाँ समास होता है और वो प्राणी का अंग होने के वाचक होने के कारण समाहार द्वंद्व में समास होता है, जिससे समाहार द्वंद्व हमेशा नपुंसक लिंग एक वचन में प्रयोग किया गया है। तो ओ चा उदैतोह उदौतौ तपर करणम पूर्वत असंदेहार्थम। यहाँ भी कहा गया है कि जो ओ है और औ है उनका उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ होता है। यहाँ भी जो ये तपर करण है वो असंदेह के लिए है, यहाँ पर हमें तपर तत्कालस का ग्रहण नहीं करना है। इसी प्रकार से वकारस दंतोष्ठम, जो हमारा वा है उसका उच्चारण स्थान क्या है, दंत और ओष्ठ है। यहाँ भी देख लीजिए आप, दंत आपके बहुत हैं, ठीक है, ओष्ठ आपके दो हैं, इसलिए यहाँ वो वचन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ भी एक वचन है। वही प्राणतुल्य सेनांगा नाम से समास करके समाहार अर्थ में द्वंद्व समास होगा तो एक वचन एकवत हो जाएगा। दंताश्च ओष्ठौ चेत, देखिए दंताश्च विग्रह मैंने बहुवचन किया, क्यों, क्योंकि दांत बहुत हैं, बहुवचनांत है। ओष्ठौ में दो वचन किया, ओष्ठ हमारे दो हैं। इति समाहार द्वंद्व, समाहार द्वंद्व जब करेंगे तो दंतोष्ठम बन जाएगा, नपुंसक लिंग एक वचन। अर्थात वा का जो उच्चारण स्थान होता है वो दंत और ओष्ठ होता है। वा का उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत्य और ओष्ठ, ठीक है, ये होता है। जिह्वा मूलीय से जिह्वा मूलम, और जो जिह्वा मूली हैं
ये का और खा खाभ्याम, ठीक है। इसके पहले क्या लग जाएगा, ये का और खा के पहले आधा विसर्ग, मैंने भी चर्चा किया था उपध्मानी में, वही सेम कंडीशन यहाँ भी है। ये का और खा के पहले अर्ध विसर्ग जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, जीवा मूली कहते हैं। इनका उच्चारण स्थान जीवा का मूल होता है। क्या होता है, जीवा का मूल होता है। नासिका अनुस्वारश्च, और ये जो है इसका ये अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या होता है, नासिका होता है। अन इति अनुस्वारस्य, यहाँ जो आम या जो अनुस्वार है ऊपर लगा हुआ है उसका उच्चारण स्थान क्या है, नासिका है, ठीक है। इसके लिए ये आपको जानना है। और जब भी इसका उच्चारण स्थान करेंगे तो स्वर के बाद ही अनुस्वार का उच्चारण स्थान मित्रों होता है। ये विशेष रूप से आपको यहाँ ध्यान रखना है। एक वार्तिक पढ़ा गया इसी सूत्र में, रील री वलयोर मिथा सावर्णम वाच्यम। मिथा का अर्थ मित्रों यहाँ परस्पर है, ये आपको रखना चाहिए। एक बार मैं साक्षात्कार दे रहा था टीजीटी का, उसमें मुझसे पूछा गया था कि आप एक बहुत छोटा सा प्रश्न बता दीजिए। मैंने कहा क्या, उन्होंने कहा एक वार्तिक तुला में उसको उच्चारण करिए। मैंने बताया रील री वलयोर मिथा सावर्णम वाच्यम। जो एक्सपर्ट था उन्होंने पूछा कि मिथा शब्द का क्या अर्थ है, तो मित्रों मिथा शब्द का अर्थ क्या है, परस्पर है। यह ध्यान देने योग्य बात है, आपको ध्यान रखना है। आइए आगे चलते हैं। अब देखिए प्रयत्न आपके दो प्रकार के होते हैं, अभ्यंतर और बाह्य। प्रयत्नोद्विधा, यत्नोद्विधा जो यत्न है, देखिए शास्त्र में यत्न शब्द का प्रयोग किया गया है। किस शब्द का, यत्न शब्द का। यत्न के ग्रहण करने से हम दो प्रकार के यत्न ग्रहण करते हैं, अभ्यंतर और एक बाह्य। यदि प्रयत्न कहता तो फिर बाह्य प्रयत्न का हम ग्रहण नहीं कर पाते, इसलिए यत्नोद्विधा कहा है शास्त्रकार ने, प्रयत्नोद्विधा नहीं कहा है। इसका ध्यान रखना, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। आभ्यंतरो बाह्यश्च, आभ्यंतर और बाह्य दो प्रकार के प्रयत्न होते हैं। आद्या पंचधा, लघु कौमुदीकार के अनुसार बता रहा हूँ। इसे जो सिद्धांत कौमुदीकार हैं वहाँ ये 4 प्रकार के मानते हैं, लघु कौमुदीकार इनको 5 प्रकार के मानते हैं। तो स्पृष्ट, ईषत स्पृष्ट, ठीक है, ईषत विवृत और समृद्ध भेदात। देखिए स्पृष्ट, ईषत स्पृष्ट, ईषत विवृत और विवृत समृद्ध भेदात, ये जो है कितने प्रकार के हुए, 5 प्रकार के आपके अभ्यंतर प्रयत्न होते हैं। स्पृष्ट प्रयत्नम स्पर्शानाम, स्पृष्ट प्रयत्न किन वर्णों का होता है, तो कहा स्पर्श वर्णों का। कौन कौन है वो, कादयो मावसाना, का से लेके माँ तक जो वर्ण होते हैं उनको इस क्या कहा जाता है, स्पर्श वर्ण कहा जाता है। क्यों, क्योंकि जिह्वा जो हमारी होती है वो जो तालुवाद स्थान है, ओष्ठ है, उसके साथ जो है थोड़ा सा स्पर्श करती है, इसलिए इनको स्पर्श कहा गया है, ठीक है। तो स्पृष्ट प्रयत्नम स्पर्शानाम, यानी स्पृष्ट प्रयत्न जो पहला भेद है इसका वो किन वर्णों का है, तो का से लेके माँ वर्णों का है। यह प्रश्न पूछा जाता है। ईषत स्पृष्टम अंतः स्थानाम, ठीक है ना। ईषत स्पृष्ट क्या होता है, अंतः स्थ। देखिए यहाँ पर 2 प्रकार से प्राप्त होता है, एक अंतः स्थ और दूसरा है अंतः स्थाह। इन दोनों का प्रयोग प्राप्त होता है। जब अंतः स्थ हम बोलेंगे यावा या वा रा ला, इनकी अंतः संज्ञा प्राप्त है, तो यहाँ राम रूप इनका राम के समान चलेगा। और जब अंतः स्थाह कहेंगे तो इनका विश्वपा के समान इनका रूप चलेगा, विश्वपा। अर्थात ये दोनों प्रकार से यह बनता है, यह आपको ध्यान रखना है। तो ईषत स्पृष्ट अंतः स्थानाम यणो अंतः स्थ, ठीक है, यणोंतः स्थाह। जो यण प्रत्याहार है आपका वो अंतः स्थ के नाम से जाना जाता है, अर्थात यावर आला इसके अंतर्गत समाहित होते हैं। और जाने मित्रों, अभी एक प्रश्न मुझसे पूछा गया था कि इनको अंतः स्थ क्यों कहा जाता है, यावर आला जो यण है उसको अंतः स्थ क्यों कहते हैं। इसलिए इसका 2 समाधान प्राप्त होता है। क्यों, क्योंकि इनको अंग्रेजी में सेमी वावेल्स कहा गया है, अर्धस्वर कहा गया है। क्या कहा गया है, अर्धस्वर कहा गया है, इसलिए सेमी वावेल्स अर्धस्वर कहा गया। वो कैसे आपने निश्चित किया, तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, इक यणः संप्रसारणम और इको यणाचि, ये 2 सूत्र हैं। इन दोनों सूत्रों से यह समझ में आता है कि ये इनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के मध्य होता है, इसलिए इन्हें अंतःस्थ कहा जाता है। इनके स्थान पर स्वर का भी आदेश हो जाता है कि यणः संप्रसारण में, इसलिए ये अर्धस्वर और अर्धव्यंजन के नाम से जाने जाते हैं। इसको आचार्य पाणिनि ने अपने माहेश्वर सूत्र में भी स्वर और व्यंजन के मध्य इनको रखा गया है, वहाँ से भी यह हमें ज्ञापित होता है कि ये अर्ध और स्वर मतलब अर्धस्वर माने जाते हैं, इसलिए इनको अंतःस्थ कहा जाता है। यह इसका उत्तर था। आप इस प्रकार से इसकी व्याख्या कर सकते हैं। ईषद विवृत उष्माणाम, ठीक है,
ईषद स्पृष्ट मतलब क्या हुआ, मैंने स्पृष्ट मतलब बताया था स्पर्श, यानी कि जिह्वा का थोड़ा सा स्पर्श। ईषद लगा है ना, ईषद अर्थ यहाँ का अर्थ क्या है, किंचित, यानी थोड़ा थोड़ा स्पर्श जब जिह्वा हमारी करती है तो उन वर्णों को उच्चारण स्थान यण का होता है। और ईषद विवृत, विवृत का अर्थ क्या है, खुला हुआ, ठीक है ना। जब हमारा मुख थोड़ा सा खुलता है, यानी जिह्वा हमारी आगे ओठ हमारे जो खुलते हैं वहाँ ऊष्मणाम, यानी कि ऊष्म वर्णों का जो अभ्यंतर प्रयत्न होता है वो ईषद विवृत होता है। सलश्च ऊष्माणः, सल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले जो वर्ण हैं, यानी तीनों सा और हा, इनका उच्चारण स्थान जो होता है वो ईषद विवृत होता है। यह प्रश्न पूछा जाता है, ये ऊष्म वर्ण कहे जाते हैं। क्यों कहे जाते हैं ऊष्म वर्ण, तो इसके लिए भी शास्त्रकारों ने बताया कि इनके उच्चारण करने में जो हमारी प्राण वायु है वो अधिक प्रयोग करते हैं, इसलिए इनको जो है ऊष्म, यानी कि दो प्रकार समाधान बताया। पहला क्या कि इनको बोलते समय हमारे शरीर में जो उष्णता बढ़ जाती है, इसलिए इन्हें ऊष्मवर्ण कहा जाता है। दूसरा समाधान बताया गया कि प्राण वायु का जब हम अधिक प्रयोग करते हैं इसलिए भी इन्हें ऊष्म, यानी गर्म वायु हमारे मुख से निकलती है, उष्ण वायु निकलने के कारण इनको ऊष्मवर्ण की संज्ञा प्राप्त है। विवृतम स्वराणाम, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। विवृत प्रयत्न जो होता है किसका होता है, स्वरों का होता है। अच स्वराह, अच प्रत्याहार के अंतर्गत जो आने वाले वर्ण हैं उनको स्वर कहा जाता है और उनका उच्चारण स्थान क्या है, विवृत का अर्थ है खुला हुआ। विवृत का अर्थ क्या है, आ, यानी कि मुख का जो तालवादी स्थान है उनका जो अभ्यंतर प्रयत्न है, कहाँ से, ओष्ठात प्रभृति प्राक काकलकात, ओष्ठ लेके प्राक काकल के पहले तक, उस समय जो हमारे जिह्वा है वो क्या है, मुख का प्रदेश हमारा पूरा खुल जाता है, आ, ठीक है, ई, ठीक है, ऊ, उस प्रकार से यहाँ पर इनका उच्चारण स्थान हम ऐसे कर सकते हैं। ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे संवृतम प्रक्रिया दशयाम तो विवृतमेव। जो ह्रस्व अड़ है, हमारे जो ह्रस्व आ है, ये जो ह्रस्व आ है इसका प्रयोग में क्या होता है, संवृत, यानी ह्रस्व आ प्रयोग में संवृत होता है। प्रक्रिया दशायाम तो, ठीक है, प्रक्रिया दशा क्या है, साधनिका, क्या है, साधनिका। जब आप शब्दों की सिद्धि करते हैं व्याकरण में तो प्रक्रिया कहलाती है, तो प्रक्रिया में क्या होता है, ह्रस्वा विवृत होता है। और प्रयोगे का अर्थ क्या है, उच्चरित, जब हम उच्चारण करते हैं, उच्चरित यानी उच्चारण करने में जब हम बोलते हैं उस समय हमारा जो आ होता है वो प्रयोग यानी उच्चारण में संवृत होता है, प्रक्रिया अर्थात व्याकरण में साधनिका में विवृत होता है। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। ये आ के अवर्ण के विषय में कहा गया था। जिह्वा के स्थान को छूना वो क्या कहलाता है, स्पृष्ट कहलाता है। थोड़ा छूना ईषद स्पृष्ट मैंने ऊपर बताया है। थोड़ा दूर रहना क्या कहलाता है, ईषद विवृत कहलाता है, ठीक है। और विवृत यानी हटकर समीप रहना विवृत कहलाता है। संवृत, ठीक है, संवृत यत्न कहलाता है। अब देखिए यहाँ से स्पृष्ट मतलब थोड़ा छूना, ईषद फिर दूर रहना, ठीक है, ईषद विवृत थोड़ा दूर रहना और विवृत समीप हटकर रहना, ठीक है। और संवृत तो मैंने आपको बता ही दिया है, पूरा मुख का खुल जाना। इस प्रकार से यह आपका उच्चारण स्थान था। मित्रों से विशेष ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, स्लाइड में कुछ और भी आपको बताना है। अभी देखिए ये कुछ प्रश्न है मेरे, ये आपका उच्चारण स्थान संपूर्ण हो गया, श्रवण संज्ञा आपने जान लिया। देखिए यहाँ पर कुछ प्रश्न है, ये प्रश्न साक्षात्कार में पूछे जाते हैं और आपके असिस्टेंट प्रोफेसर प्रवक्ता, अब टीजीटी में तो है नहीं तो टीजीटी में तो मैं नहीं कहता, लेकिन ये प्रवक्ता में रूप से पूछे जाते हैं अथवा ना भी पूछे जाएं, क्योंकि हम व्याकरण पढ़ते हैं। व्याकरण पढ़ने से हमारी जो बुद्धि है, जो मति है, उसमें बहुत तीव्रता आ जाती है। तो अपने आप के प्रश्न दिमाग में आपके आने चाहिए। प्रश्न क्या है, दंड धन आयन है। क्या प्रश्न है, दंड धन आयन। अब देखिए मित्रों, यहाँ अकह सवर्ण दीर्घा से दीर्घ संधि प्राप्त है। आपकी कौन सी संधि प्राप्त है, दीर्घ संधि, ठीक है। ह्रस्व आकार विवृत, यहाँ पर प्रश्न क्या है, यहाँ दीर्घ संधि आपकी प्राप्त है जिसे होना चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि आप कहेंगे यहाँ ह्रस्व आ है, डकारोत्तरवर्ती आकार, और यहाँ दीर्घ आ है। तो ह्रस्व आ और दीर्घ आ में अंतर है। किसका अंतर है, तो कहा कि विवृत और संवृत का। किसका अंतर है, विवृत, ठीक है, और दीर्घकार क्या है, संवृत है। ये जो आपका आ है ये विवृत आ है और आयन में जो ये आ है ये संवृत आ है। इस प्रकार से विवृत और संवृत इनकी क्या है, परस्पर सवर्ण संज्ञा नहीं है। और जब सवर्ण संज्ञा नहीं होगी तो अकह सवर्ण दीर्घा से को सवर्ण को दीर्घ होता है, तो दीर्घ यहाँ नहीं हो पाएगा। इसका समाधान क्या है मित्रों, आप सोचिए। क्यों, क्योंकि अभी आपने पढ़ा जिस वर्ण का जिस वर्ण के साथ अभ्यंतर प्रयत्न और
तालु आदि स्थान समान हो उन्हीं को हम समवर्णी कह सकते हैं, उन्हीं की समवर्ण संज्ञा होती है। और यहाँ तो अभ्यांतर प्रयत्न भिन्न हो गया, एक आ का विवृत हो गया, एक का क्या हो गया, संवृत हो गया, इसलिए यह यहाँ पर परस्पर दीर्घ नहीं होगा। तो इसका समाधान क्या किया, इसका समाधान क्या हुआ मित्रों, इसका समाधान ये हुआ, मैंने अभी लास्ट में आपको पढ़ाया था, प्रक्रिया दशायाम तो विवृतम एव। प्रक्रिया दशा में हम यह जो आपका आ है उसको क्या मान लेते हैं, विवृत मान लेते हैं, अर्थात इस दीर्घ आ को भी हमने क्या मान लिया, विवृत मान लिया। इसलिए जब विवृत मान लिया तो यहाँ दंडायन प्रयोग बन जाता है, क्या बन जाता है, दंडायन बन जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर दंडायन में संधि हो जाती है, नहीं तो यहाँ संधि कार्य ना होता। इस प्रकार से आपको अब प्रक्रिया दशा में आपको आ का प्रयोग समझ में आ गया होगा। अब देखिए तो एक दूसरा प्रश्न है, तुल्यास्य प्रश्न सवर्णम सूत्र की व्याख्या के अनुसार संपूर्ण स्थान और संपूर्ण प्रश्न तुल्य होने पर ही सवर्ण संज्ञा होगी, इसके कारण का और अंगा की सवर्ण संज्ञा नहीं होगी। यहाँ नहीं जो है भूल गया है, टाइप नहीं, स्लाइड में टाइप नहीं हो पाया है। अर्थात इसका प्रश्न क्या है, आपने कहा अकुभ विसर्जनीय नाम कंठा, आ और का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। नासिका अनुस्वार से इमंगला नाम नासिका चा, इमंगला नाम नासिका चा। अब अंगा का उच्चारण स्थान क्या है, नासिका और कंठ, ये दोनों है। अंगा का उच्चारण स्थान नासिका और कंठ ये क्या है, दोनों है, ठीक। इस प्रकार से यहाँ पर का और अंगा क्या इनकी सवर्ण संज्ञा होगी, क्यों, क्योंकि सूत्र हमारा कहता है कि जिनकी मतलब संपूर्ण, जिसका अभ्यांतर प्रयत्न और तालुबद्ध स्थान मिलता है उसी की होगी। तो देखिए यहाँ अभ्यांतर प्रयत्न में क्या है, एक तो मिल रहा है, यानी कंठ इसका तो मिल रहा है का के साथ, लेकिन यहाँ नासिका क्या है, अधिक है, इसलिए इनकी दोनों की सवर्ण संज्ञा नहीं होगी। लेकिन फिर भी हम सवर्ण संज्ञा मानकर इनका प्रयोग करते हैं। इसका समाधान क्या है मित्रों आपके पास, तो इसका समाधान ये है, देखिए आप अभी गुरु जी हैं, मेरे गुरुदेव है डॉक्टर शिवानंद शुक्ल गुरु जी ने, उन्होंने एक बार बताया कि यावत साम्य और किंचित साम्य, कहाँ आपको यावत साम्य ग्रहण करना है, कहाँ आपको किंचित साम्य ग्रहण करना है, यानी कि थोड़ा और बहुत। तो जब सवर्ण संज्ञा की बात आएगी वहाँ आपको यावत साम्य ग्रहण करना है, जब संधि इत्यादि में आप प्रयोग करते हैं तो वहाँ आपको किंचित साम्य ग्रहण कर लेना है। उसी को मैंने यहाँ हिंदी में बता दिया है कि संपूर्ण प्रयत्न और संपूर्ण स्थान, संपूर्ण प्रयत्न और संपूर्ण स्थान, यहाँ अंगा में एक नासिका अधिक स्थान है, इसलिए इनकी सवर्ण संज्ञा नहीं होगी। ठीक है मित्रों, यह मेरा प्रश्न है, ठीक। अनुस्वार यमानांच नासिका स्थान मुच्यते, ठीक है। अनुस्वारों का और किसका, यमों का क्या स्थान होता है, नासिका स्थान कहा जाता है। अयोगवाह विज्ञेया आश्रय स्थान भागिना, और जो अयोगवाह होते हैं वो अपने अपने जो जिनके आश्रित होते हैं वही उनका उच्चारण स्थान होता है। जैसे देखिए यहाँ कवि, आप यहाँ ई है ना, अभी आपने पढ़ा है कि विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है, विसर्जनीय का, ठीक है। विसर्ग का क्या होता है, कंठ, लेकिन यहाँ इकारोत्तरवर्ती विसर्ग है, इकार वकारोत्तरवर्ती जो इकार है उसके बाद विसर्ग है, तो यहाँ विसर्ग का उच्चारण स्थान होगा ईचसा नाम तालु होगा, अर्थात यहाँ पर विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ ना होकर के तालु होगा, तभी यह लाइन हमारी बैठेगी, नहीं तो ये बैठेगी नहीं। इसी प्रकार से भानु में जो उ है उसके बाद विसर्ग है, तो यहाँ पर जो विसर्ग है उसका उच्चारण स्थान क्या होगा, ईचसा नाम तालु, तो तालु होगा। उपधमनिया नाम में ओष्ठव, क्षम्यताम, ऊ का उच्चारण स्थान क्या होता है, ओष्ठ होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो विसर्ग है उसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ रामः मकार के बाद जो अकार है अकारोत्तरवर्ती विसर्ग है, इसलिए इस विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ होगा, और इसका उपधमानिया नाम ओष्ठव, इसका क्या होगा, विसर्ग का ओष्ठ होगा, ठीक। और इसका क्या होगा, तालु होगा, अर्थात एक ही विसर्ग के आश्रय भेद होने के कारण उच्चारण स्थान क्या हो जाते हैं, भिन्न भिन्न हो जाते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, सूत्र के अनुसार संपूर्ण स्थानीय और प्रयत्न तुल्य होने पर ही सवर्ण संज्ञा होगी। इसे यहाँ इस कारण से यहाँ ई तालु और एक कंठ तालु की सवर्ण संज्ञा नहीं होती है। कहने का मतलब मित्रों ये है कि संपूर्ण स्थानीय और संपूर्ण प्रयत्न जब साम्य होगा तभी यहाँ सवर्ण संज्ञा होगी, अगर एक दोनों का बराबरी नहीं तो नहीं होगी। इसलिए भवति धन एव, देखिए यहाँ पर ई का तालु है, मिलता है, ठीक है ना, और ए का क्या है, कंठ और तालु है, अर्थात यहाँ पर
ई का ताल तो मिलता है, लेकिन ये तो मिल गया लेकिन कंठ नहीं मिला, इसलिए यहाँ दीर्घ नहीं हुआ, नहीं यहाँ भी अनिष्ट प्रयोग होने लगता, दीर्घ की प्राप्ति हो जाती। वो इसलिए नहीं हुई है क्योंकि एक स्थान यहाँ ई का ताल तो मिलता है ए के साथ, लेकिन ए में जो ए है इसका एक जो है कंठ अधिक स्थान होने के कारण यहाँ पर संधि आपकी नहीं हुई। इसी प्रकार से देखिए युजुष धन ए के शाम, यजुस्से के शाम बनता है एक प्रयोग, वहाँ भी समल दीर्घ नहीं हुआ। ए और ऐ की तथा ओ और औ का स्थान और प्रश्न साम्य होने पर भी समल संज्ञा नहीं हुई। देखिए मित्रों, यहाँ आपको ध्यान देने की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ए और ऐ इधर तो कंठ तालु, ओ और औ, ठीक है, उदय तो कंठोष्ठम, इनकी आपस में उच्चारण अभ्यांतर प्रयत्न और तालवादी स्थान समान है, फिर भी समल संज्ञा नहीं हुई। तो क्यों नहीं हुई? इसका समाधान ये है कि इसको माहेश्वर सूत्र में अलग अलग सूत्रों में निर्देश इनका किया गया है, इसलिए इनकी परस्पर समल संज्ञा नहीं हुई। धन्यवाद मित्रों, आज इतना ही, फिर आगे आपसे मिलते हैं। और इस प्रकार के समाधान, शंका और समाधान के लिए आप अपने कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।